हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे पार्ट 3। बुद्धि संरचना सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा दिया गया? बुद्धि संरचना सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा दिया गया? तो बुद्धि संरचना सिद्धांत जेपी गिलफोर्ड के द्वारा दिया गया। मानसिक योग्यता प्रमुख रूप से 3 तत्वों विषय वस्तु, संक्रिया तथा उत्पाद यानी प्रोडक्ट से निर्मित है। यह सिद्धांत कौन सा है? त्रिआयामी सिद्धांत। मानसिक योग्यता प्रमुख रूप से 3 तत्वों विषय वस्तु, संक्रिया तथा उत्पाद यानी प्रोडक्ट से निर्मित है। यह सिद्धांत कौन सा है? त्रिआयामी सिद्धांत। और बुद्धि संरचना सिद्धांत को ही त्रिआयामी सिद्धांत कहते हैं, जो कि जेपी गिलफोर्ड ने दिया। आइए अब हम त्रिआयामी सिद्धांत के बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। पहला है संक्रियाएं, दूसरा है विषय वस्तु और तीसरा है उत्पाद। तो हम इसके बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। संक्रियाएं। संक्रियाएं क्या होती हैं? विभिन्न मानसिक प्रक्रियाएं। विभिन्न मानसिक प्रक्रियाएं होती हैं, उन्हें संक्रियाएं कहते हैं। तो विभिन्न मानसिक प्रक्रियाओं को ही संक्रियाएं कहते हैं। अगला है विषय वस्तु। विषय वस्तु यानी जिस क्षेत्र की सूचनाओं के आधार पर संक्रियाएं की जाती है। किसी क्षेत्र की सूचनाओं के स्थान पर संक्रियाएं की जाती है, यानी किसी क्षेत्र की जो सूचनाएं हैं उन सूचनाओं के आधार पर जो संक्रियाएं की जाती हैं वो है विषय वस्तु। तीसरा है उत्पाद यानी प्रोडक्ट। किसी विशेष प्रकार की विषय वस्तु द्वारा की गई संक्रिया के परिणाम से होता है। उत्पाद का मतलब किसी विशेष प्रकार की विषय वस्तु द्वारा, किसी विशेष प्रकार की विषय वस्तु द्वारा की गई संक्रियाएं के परिणाम से होता है उत्पाद। आइए हम देखते हैं संक्रियाओं में क्या क्या शामिल है। संक्रियाओं में संज्ञान, स्मृति, अपसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन और मूल्यांकन सम्मिलित है। तो जरूर याद रखिए संक्रियाओं में क्या क्या शामिल है। संज्ञान, स्मृति, अपसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन और मूल्यांकन। इन सब के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। अगला है विषय वस्तु। विषय वस्तु में आकृति, प्रतीकात्मक, शब्दार्थ, व्यवहार और श्रवण। विषय वस्तु में क्या शामिल है? आकृति, प्रतीकात्मक, शब्दार्थ, व्यवहार और श्रवण। जबकि संक्रियाओं में संज्ञान, स्मृति, अपसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन और मूल्यांकन। उत्पाद। उत्पाद के अंतर्गत इकाइयां यानी यूनिट्स, वर्ग, संबंध, व्यवस्थाएं, रूपांतरण और अभिकर्षताएं। तो उत्पाद के अंतर्गत इकाइयां, वर्ग, संबंध, व्यवस्थाएं, रूपांतरण और अभिकर्षताएं, इनके बारे में भी हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हैं संक्रियाएं। संक्रियाओं में हम पढ़ेंगे संज्ञान, स्मृति, अपसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन और मूल्यांकन के बारे में। संज्ञान क्या होता है? सीखने की सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया। सीखने की सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है संज्ञान। दूसरा है स्मृति। स्मृति यानी सीखी हुई चीज को धारण करना। जो चीज सीखी हुई है उस सीखी हुई चीज को धारण करना ही स्मृति है। मानसिक पटल पर लाना ही स्मृति है। अगला है अपसारी चिंतन। विभिन्न दिशाओं में सोचने की अक्षमता। विभिन्न दिशाओं में सोचने की अक्षमता ही अपसारी चिंतन है। अभिसारी चिंतन, एक दिशा में सोचने की अक्षमता। एक ही दिशा में सोचने की अक्षमता, अभिसारी चिंतन। अगला है मूल्यांकन।
यानी गुणों दोषों की जांच करना, गुण दोषों की जांच करना मूल्यांकन है। तो यह है संक्रियाएं, यानी विभिन्न क्रियाएं करना होता है इसमें। अगला है आकृति। ये हम किसमें पढ़ रहे हैं? आकृति। अगला हम पढ़ेंगे विषय वस्तु के बारे में, और विषय वस्तु में पहला है आकृति। वह सामग्री जो इंद्रियों के संपर्क द्वारा उपलब्ध की जाती है, जो स्वयं के अतिरिक्त अन्य किसी का भी प्रतिनिधित्व नहीं करती है। आकृति का मतलब क्या होता है? वह सामग्री जो इंद्रियों के संपर्क द्वारा उपलब्ध की जाती है, प्राप्त की जाती है, जो स्वयं के अतिरिक्त अन्य किसी का भी प्रतिनिधित्व नहीं करती है, उसे कहते हैं आकृति। अगला है प्रतीक। प्रतीक आप जानते हो, अक्षर, अंक, चिन्हों का संगठन या चिन्हों का संगठित रूप। अगला है शब्दार्थ। शब्दार्थ यानी अर्थों तथा विचारों का समूह है। अगला व्यवहारात्मक। व्यवहारात्मक, तो व्यवहारात्मक है व्यवहार तथा अंतः क्रियाओं का अवबोध होना, यानी व्यवहार तथा जो अंतः क्रियाएं हैं उनका अवबोध होना, उनका ज्ञात होना ही व्यवहारात्मक है। अगला है श्रवण। श्रवण यानी सुनकर बातें ग्रहण करना, यानी ज्ञान ग्रहण करना। तो ये आता है विषय वस्तु में। अगला है उत्पाद। अब उत्पाद के अंतर्गत क्या क्या आता है ये देखना बहुत जरूरी है। उत्पाद में इकाइयाँ। इकाइयों के अंतर्गत विभिन्न सूचनाओं के पद आकृतियों या इकाइयों में पृथक होना, यानी विभिन्न सूचनाओं के पद, जो विभिन्न सूचनाएं हैं उनके पद आकृतियों या इकाइयों में पृथक होना। विभिन्न सूचनाओं के पद विभिन्न आकृतियों एवं प्रतीकों में इकाइयों में विभक्त होना, पृथक होना ही इकाइयाँ हैं। यानी विभिन्न सूचनाएं भिन्न भिन्न पदों में विभक्त होना या बंटी हुई होना ही इकाइयाँ हैं। अगला है वर्ग। वर्ग यानी समान गुणों के आधार पर वर्गीकृत पदों की अवधारणाएं, यानी समान गुणों के आधार पर वर्गीकृत पदों की अवधारणा ही वर्ग है। अगला है संबंध। संबंध यानी विभिन्न सूचनाओं के पदों के मध्य संबंध, यानी जो विभिन्न सूचनाएं हैं उनके पदों के मध्य संबंध होना, जिससे पारस्परिक संबंध अधिक अर्थपूर्ण हो जाते हैं। यानी विभिन्न सूचनाओं के पदों के मध्य संबंध होना जिससे वो अर्थपूर्ण हो, पारस्परिक संबंध अर्थपूर्ण लगे, उसे कहते हैं संबंध। अगला है व्यवस्थाएं। सूचना के पदों का संगठन करना तथा उनकी जटिलता को व्यवस्थित करना। जो सूचना के पद हैं उनका संगठन करना तथा जो सूचना के पदों की जटिलताएं हैं, जो सूचना के पदों की कठिनाइयां हैं, उनको व्यवस्थित करना ही व्यवस्थाएं हैं। अगला है रूपांतरण। रूपांतरण यानी सूचनाओं में विभिन्न प्रकार के परिवर्तन करना अथवा संशोधन करना। सूचनाओं में विभिन्न प्रकार के परिवर्तन करना, यानी जो सूचनाएं प्राप्त की गई हैं उनमें विभिन्न प्रकार के परिवर्तन करना तथा उनमें संशोधन करना ही रूपांतरण है। व्यवस्थाएं क्या है? सूचना के पदों का संगठन करना, सूचना के पदों का संगठन करना तथा उनकी जटिलताओं को व्यवस्थित करना। और व्यवस्थाएं के बाद आएगी रूपांतरण। व्यवस्थाओं के बाद ही रूपांतरण होगा, यानी जो सूचनाओं में विभिन्न प्रकार के परिवर्तन करना, जो सूचनाओं के पद हमने संगठित किए हैं, जो उनकी जटिलताओं को व्यवस्थित किया है, उनको विभिन्न प्रकार में परिवर्तन करना और उनका संशोधन करना। अगला है केटल। अभी हमने पढ़ा था जेपी गिलफोर्ड का बुद्धि सिद्धांत, बुद्धि संरचना सिद्धांत, और अब पढ़ेंगे हम केटल। केटल का तरल ठोस बुद्धि सिद्धांत। तो केटल ने बुद्धि को दो भागों में बांटा है, तरल बुद्धि यानी लिक्विड और ठोस बुद्धि यानी क्रिस्टल। तरल बुद्धि के अंतर्गत तरल बुद्धि है वो आनुवंशिकता से संबंधित है,
और यह एक अल्पकालिक समृद्धि है। तरल बुद्धि है यानी लिक्विड बुद्धि है, वो आनुवंशिकता से संबंधित है और अल्पकालिक समृद्धि है। तरल बुद्धि है वो सामान्य कार्य करने में उपयोगी होती है। तरल बुद्धि है वो सामान्य कार्य करने में उपयोगी होती है। जितने भी विभिन्न प्रकार के सामान्य कार्य हैं यानी रोजमर्रा के जो कार्य हैं उनमें तरल बुद्धि काम आती है और तरल बुद्धि अल्पकालिक समृद्धि होती है। अगला है ठोस बुद्धि। ठोस बुद्धि यानी क्रिस्टल। ठोस बुद्धि वातावरण एवं अनुभवों से प्राप्त बुद्धि होती है और ये दीर्घकालिक समृद्धि होती है। विशिष्ट कार्यों को करने में उपयोगी होती है। तरल बुद्धि है वो वातावरण एवं अनुभवों से प्राप्त होती है, दीर्घकालिक समृद्धि होती है और विशिष्ट कार्यों को करने में उपयोगी होती है। ठोस बुद्धि से सामान्य कार्य भी कर सकते हैं और विशिष्ट कार्य भी हम कर सकते हैं और ये दीर्घकालिक समृद्धि होती है, वातावरण अनुभव से प्राप्त होती है ये ठोस बुद्धि। अगला है निम्न में से कौन सा गोलमैन द्वारा प्रतिपादित संवेगात्मक बुद्धि का आयाम नहीं है? स्व जागरूकता, ऑप्शन ब स्व सामर्थ्य, ऑप्शन से स्व प्रबंधन, ऑप्शन ड सामाजिक कौशल। तो गोलमैन ने स्व जागरूकता भी बताई है, स्व प्रबंधन भी बताया है, सामाजिक कौशल भी बताया है। तो गोलमैन ने स्व जागरूकता, स्व प्रबंधन और सामाजिक कौशल भी बताया है, लेकिन स्व सामर्थ्य नहीं बताया। किसने सावेगिक बुद्धि का संपर्क सबसे पहले दिया? तो सावेगिक बुद्धि का संपर्क सबसे पहले सेलोव एम मेयर ने दिया। सेलोव एम मेयर ने सावेगिक बुद्धि का संपर्क सबसे पहले दिया, सेलोव तथा मेयर ने। पेंसिल न पकड़ पाना या बटन बंद न कर पाना किस अधिगम बाधा का उदाहरण है? ऑप्शन है डिस्प्रेक्सिया, ऑप्शन ब डिसमेमोग्राफिया, ऑप्शन से डिस्थीमिया, ऑप्शन द डिस्कैलुलिया। तो पेंसिल न पकड़ पाना, ठीक से बटन बंद नहीं कर पाना, ये डिस्प्रेक्सिया का उदाहरण है। दूसरों के साथ संप्रेषण न कर पाना किस अधिगम असमर्थता का उदाहरण है? दूसरों के साथ संप्रेषण न कर पाना ये किस अधिगम असमर्थता का उदाहरण है? ओडिटेक्सिया। अगला है निम्न में से भावात्मक विकृति संबंधी अधिगम अक्षमता है। तो भावात्मक विकृति संबंधी अक्षमता है, ऑप्शन है डिस्प्रेक्सिया, ऑप्शन ब डिसलेक्सिया, ऑप्शन से डिस्ग्राफिया, ऑप्शन द डिस्थीमिया। तो हम देख ही चुके हैं डिस्प्रेक्सिया तो पेंसिल न पकड़ पाना, बटन बंद न कर पाना से संबंधित है। डिसलेक्सिया हम लिखने से संबंधित है। डिस्ग्राफिया पढ़ने से संबंधित है। ऑप्शन ड होगा डिस्थीमिया। डिस्थीमिया है वो भावात्मक विकृति से संबंधित है, यानी बच्चा कुंठित हो जाता है डिस्थीमिया के अंतर्गत। दृष्टि एवं समृद्धि संबंधी अधिगम अक्षमता है डिसलेक्सिया। अभी कहा था मैंने कि डिसलेक्सिया है वो दृष्टि एवं समृद्धि संबंधी अधिगम अक्षमता है, यानी समृद्धि कमजोर हो जाती है, देखने में धुंधला दिखाई देता है, तो डिसलेक्सिया बीमारी है। आवेगों की अति क्रियाशीलता, ध्यान से देखिए, आवेगों की अति क्रियाशीलता, ध्यान केंद्रित न कर पाना किस अधिगम अक्षमता का उदाहरण है? तो यह ADHD यानी अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर यानी ADHD यानी आवेगों की अति क्रियाशीलता, ध्यान केंद्रित न कर पाना, ये ADHD बीमारी है, यानी अधिगम अक्षमता है। अगला है पुस्तक एवं उनके लेखक के बारे में हम देखेंगे। एजुकेशनल साइकोलॉजी, द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म तथा टेक्नोलॉजी ऑफ टीचिंग एजुकेशनल डिवीजन पुस्तक किसने लिखी? तो ये लिखी BF स्किनर।
B.F. स्किनर की पुस्तकें देखिए, एजुकेशनल साइकोलॉजी, द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म, टेक्नोलॉजी ऑफ टीचिंग एजुकेशनल, B.F. स्किनर की पुस्तक है। अगला दी ओरिजिन्स ऑफ इंटेलिजेंस इन चिल्ड्रेन पुस्तक किसकी है? जीन पियाजे। दी ओरिजिन्स ऑफ इंटेलिजेंस इन चिल्ड्रेन पुस्तक के लेखक हैं जीन पियाजे। अगला है ऑडियो विजुअल मेथड्स इन टीचिंग पुस्तक के लेखक हैं एडगर डेले। आपको पता ही है ऑडियो विजुअल मेथड्स के बारे में एडगर डेले ने बताया था, तो ये पुस्तक एडगर डेले की है। चाइल्ड साइकोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है? एवी हार्लॉक। चाइल्ड साइकोलॉजी पुस्तक के लेखक हैं एवी हार्लॉक। अगला दी कंडीशंस ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक कौन है? गेने। दी कंडीशंस ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक कौन है? गेने। प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर के लेखक कौन है? C.L. हल। प्रिंसिपल्स ऑफ बिहेवियर के लेखक कौन है? C.L. हल। द साइकोलॉजी ऑफ मीनिंगफुल वर्बल लर्निंग के लेखक कौन है? आशु बेल। और हम मीनिंगफुल वर्बल लर्निंग से ही समझ सकते हैं अर्थपूर्ण अन्वेषण करके सीखना, अर्थपूर्ण सीखना, रटकर सीखना। आप समझ ही गए होंगे कि ये पुस्तक आशु बेल की है। अगला है डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस इन चिल्ड्रेन के लेखक कौन है? बिने तथा साइमन। डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस इन चिल्ड्रेन, बेने तथा साइमन। अगला है आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक के लेखक विलियम मैकडूगल। अगला है पर्पज बिहेवियर इन एनिमल एंड मैन पुस्तक के लेखक कौन है? टॉलमैन। पर्पज बिहेवियर इन एनिमल एंड मैन पुस्तक के लेखक कौन है? टॉलमैन। टॉलमैन कहते हैं कि जो बिहेवियर होता है वो एनिमल्स भी करते हैं और मैन भी करते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि टॉलमैन की पुस्तक है। अगला पर्सनैलिटी ए साइकोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन पुस्तक के लेखक कौन है? ऑलपोर्ट। पर्सनैलिटी ए साइकोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन पुस्तक के लेखक कौन है? ऑलपोर्ट। पर्पज बिहेवियर इन एनिमल एंड मैन पुस्तक के लेखक कौन है? टॉलमैन। आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है? विलियम मैकडूगल। डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस इन चिल्ड्रेन की पुस्तक लेखक कौन है? तो बिने तथा साइमन ने लिखी डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस इन चिल्ड्रेन। द साइकोलॉजी ऑफ मीनिंगफुल वर्बल लर्निंग के लेखक कौन है? आशु बेल। प्रिंसिपल्स ऑफ बिहेवियर के लेखक कौन है? C.L. हल। द कंडीशंस ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक कौन है? गेने। द कंडीशंस ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक कौन है? गेने। चाइल्ड साइकोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है? तो चाइल्ड साइकोलॉजी पुस्तक के लेखक हैं एवी हार्लॉक। ऑडियो विजुअल मेथड्स इन टीचिंग पुस्तक के लेखक कौन है? एडगर डेले। द ओरिजिन्स ऑफ इंटेलिजेंस इन चिल्ड्रन पुस्तक के लेखक कौन है? जीन पियाजे। एजुकेशनल साइकोलॉजी, द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म तथा टेक्नोलॉजी ऑफ टीचिंग एजुकेशनल डिवीजन पुस्तक के लेखक कौन है? B.F. स्किनर। तो ये था हमारा पार्ट 3। नमस्कार।